मैं सुरेश कुमार, मैथ निदेशक। आज आपको सेकंड ईयर का चैप्टर है इलास्टिसिटी। इसको लचीलापन या प्रत्यास्थता भी बोलते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विरूपक बल। विरूपक बल जिसको क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? विरूपक बल। विरूपक बल किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य बल, वह बाहर वाला बल जिसके कारण किसी वस्तु की आकृति और आकार, जो शेप, उसकी शेप और साइज है, उन दोनों में बदलाव आ जाता है, उन दोनों में परिवर्तन आ जाता है। उस बल को क्या कहेंगे? विरूपक बल। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? विरूपण। क्लियर? एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि किसी वस्तु पर वह बाह्य बल लगाने पर उस वस्तु के आकृति व आकार दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस बल को विरूपक बल कहते हैं। इस बल को विरूपक बल कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? विरूपण। इस क्रिया को क्या कहेंगे? विरूपण। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। कोई भी वस्तु हो, उस पे बाहर का जब बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और उसकी जो आकार होता है, उन दोनों में बदलाव आ जाता है जब बाहर का बल लगाएंगे। तो उसी को क्या कहेंगे? विरूपक बल। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? विरूपण। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी कह दो, या फिर लचीलापन, या फिर प्रत्यास्थता, तीनों एक ही हैं। या फिर प्रत्यास्थता। लचीलापन, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बाहर का बल लगाते हैं तो उस वस्तु की आकृति और आकार में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और वह परिवर्तन उसका विरोध भी करता है। वो कोशिश करता है कि इसमें परिवर्तन न आए, लेकिन बदलाव आ जाता है। और जब उस बाहर के बल को, उस विरूपक बल को हम हटाते हैं तो वस्तु पहले वाली अवस्था में दोबारा आ जाती है। समझ में आई बात? फिर से मैं लिख के समझाता हूं। जब किसी वस्तु पर बाहर का बल कौन सा हो गया? विरूपक। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। आकार व आकृति में बदलाव आ जाता है। मतलब वह चेंज हो जाती है उसकी शेप। और जब वह विरूपक बल आप हटाओगे तो वह वस्तु दोबारा उसी अवस्था में आ जाएगी जैसे में वो पहली में थी। वह क्या कहलाएगी? लचीलापन या इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता भी लचीलापन को ही कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो मैं आपको बताऊंगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग इसका उदाहरण है। किसी स्प्रिंग पे आप बाहर का बल लगाओ, उसकी आकृति और आकार दोनों में बदलाव आ गया। ठीक है। उसके बाद जब भी वह विरूपक बल हटाओगे तो वह पहली वाली अवस्था में दोबारा आ जाएगा। यही इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो ये होती है लचीलापन या इलास्टिसिटी या
प्रत्यास्थान। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। ये क्या है? इलास्टिसिटी जो है उससे विपरीत है। जब किसी वस्तु पर बाहर का बल, विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति और आकार में जो बदलाव आता है वह स्थायी बदलाव होता है, वह उसका स्थायी परिवर्तन होता है। और विरूपक बल या बाहर का बल वापिस हटाने पे वस्तु पहले वाली अवस्था में नहीं आती। वह क्या कहलाएगी? प्लास्टिक। समझ में आ गई बात? क्या है? जब किसी वस्तु पर बाहर का बल, विरूपक बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की आकृति और आकार में स्थायी परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। और जब उस बल को हटाया जाएगा तो वह वस्तु पहले वाली अवस्था में नहीं आएगी, जिस अवस्था में रखी हुई है उसी अवस्था में रहेगी। यह क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी। क्लियर? इसमें क्या है? आकार और आकृति, आकार व आकृति में स्थायी बदलाव आता है, स्थायी परिवर्तन आता है। और वस्तु बल हटाने के बाद पहली अवस्था में नहीं आती, पहली अवस्था में नहीं आती। क्लियर? ये था प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक। एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे आटे को गूंदना। जो आटा होता है उसको आप गूंद के जिस अवस्था में छोड़ोगे वह उसी अवस्था में रहेगा। जब तक बल लगाते रहोगे आप उसको चेंज करते रहोगे, लेकिन लास्ट टाइम जब आप बल हटाओगे जिस अवस्था में वह है उसी अवस्था में रहेगा, पहली वाली अवस्था में नहीं आएगा। क्लियर? ये उदाहरण है प्लास्टिसिटी का। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक के मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक जो है दो तरह के हैं। एक तो है मुख्य थर्मोप्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोसेट। थर्मोसेट जो थर्मोप्लास्टिक है, यह क्या होता है? इस प्लास्टिक को यूज करने के बाद जब यह खराब हो जाए तो इसको रिसाइकल कर लिया जाता है, इसको दोबारा से रिसाइकल करके यूज कर लिया जाता है। जबकि थर्मोसेट जो है एक बार यूज हो गया सो हो गया, दोबारा रिसाइकल कभी नहीं होता। यह रिसाइकल होता है, यह रिसाइकिल होता है और यह नहीं होता। ये इन दोनों में मुख्य फर्क। इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके, इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। इसके उदाहरण एक एक दो उदाहरण बता देता हूं मैं। इसका तो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड FF और इसका है PP, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीसल्फेन PS। ये इनके उदाहरण है। बात हम इलास्टिसिटी करें इसलिए हम ज्यादा मैं डीपली नहीं बताना चाहूंगा, आपको सिंपली बताऊंगा। इसके उदाहरण WP है, पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीसल्फेन और फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसके FF इसका उदाहरण है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्लास्टिसिटी का जो एक छोटा सा टॉपिक था ये समझ में आ गया होगा। अब हम मुख्यतः दोबारा हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो इसका मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर का। स्ट्रेस जिसको क्या कहेंगे? दबाव। दबाव
स्ट्रेस जिसको दबाव कहते हैं या प्रतिबल भी कहते हैं, एक नाम हुआ इसका क्या है, प्रतिबल, प्रतिबल भी कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि दबाव, क्लियर। और स्ट्रेन दूसरा वो होता है तनाव, जिसको हम क्या कहते हैं, एक होता है स्ट्रेन जिसको कहते हैं तनाव, इसको विकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विकृति। इन दोनों पे आपको मुख्यतः से अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्ट्रेस की। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो है किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकाएक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल दबाव कहलाता है। ठीक है जी। प्रतिबल कह दो या दबाव कह दो, क्या है, किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु है उसके अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला उसके आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो है वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल या दबाव या स्ट्रेस। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, किसी भी वस्तु पे आप दबाव लगाओगे तो वह इस तरह का दबाव महसूस करेगी अपने आप में, तो उस वस्तु के अंदर का जो आंतरिक बल है वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिसको क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिक्रिया, इंटरनल रिएक्शन। आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो है वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो दबाव क्या होता है, किसी वस्तु पर अनुप्रस्थ काट के एकाएक क्षेत्र पर लगने वाला आंतरिक बल। अब बात करते हैं हम इसके सबसे मेन पॉइंट जो है इसका, कि इसकी इकाई और इसका सूत्र। तो दबाव का सूत्र क्या हो गया, दबाव या प्रतिबल या स्ट्रेस का फार्मूला जो हो क्या हो गया, बाह्य बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल बटे में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, जिसको हम F बटे में A भी लिख देते हैं या P बटे में A भी लिख देते हैं, दोनों ही लिखते हैं। F बटे में A या P बटे में A। अगर F बटे में आए तो भी सही है, P बटे आए तो भी सही है। अब इसकी इकाई कि दबाव जो है उसकी इकाई क्या होती है, इकाई आप यहां से डिसाइड करिए। यहां से आपको करना है बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। बटे में, बटे का मतलब भाग हो गया, क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इट मीन्स इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई बन गई, यहीं से आई है। बल की ये हो गई, क्षेत्रफल की ये हो गई। आपको ये बड़ी अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। स्ट्रेस की परिभाषा क्या होती है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है और स्ट्रेस की इकाई क्या होती है, दबाव की या प्रतिबल की इकाई क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, विकृति जिसको हम कहेंगे स्ट्रेन। विकृति या स्ट्रेन, जिसको क्या कहेंगे, दूसरा नाम तनाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तनाव। दबाव में तो किसी वस्तु को दबाया जाता है, तनाव में किसी वस्तु को खींचा जाता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके मापों में बदलाव आ जाता है। बाह्य बल लगाने पर उसके मापों में बदलाव आ जाता है।
और वस्तु अपने स्थान पे रहती है, इसको विकृति कहते हैं। वस्तु स्थिर रहेगी, अपने स्थान पे रहेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एक तार है, मान लीजिए एक तार को आप खींचोगे तो वह तार तो वहीं रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। खींचने पे, बहुत ज्यादा बल लगाने पे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर वह 5 मीटर का था तो वह 5 मीटर और कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि खींचने पे, तनाव होने पे उसकी कुछ लंबाई बढ़ जाती है। क्लियर? तो यही कह रहा है कि बाह्य बल लगाने पे उसके मापों में बदलाव हो गया। पहले उसका माप कुछ और था, बाद में उसका माप अलग हो गया। तो स्ट्रेन जो है, तनाव जो है, इसकी जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है, जो लंबाई में बदलाव बटे में वास्तविक लंबाई, ये आप कह सकते हैं। या अगर लंबाई नहीं रखनी है यहां आपको, तो आप माप भी लिख सकते हैं कि माप में बदलाव बटे में वास्तविक माप। ये भी सही है, दोनों ही वर्ड सही है। आप ये लिख सकते हो, माप में बदलाव बटे में वास्तविक माप। क्लियर? तो ये है तनाव या विकृति या स्ट्रेन। बात करते हैं हम इसकी इकाई की। तो इसकी इकाई क्या होती है? कोई इकाई नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं यहां पे। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? मान लीजिए लंबाई यहां सेंटीमीटर में है, तो वास्तविक लंबाई है वो भी तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं रहेगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बात और, हाँ, इसमें आप इसको फार्मूले को दर्शा भी सकते हो। किस तरह से? मैं यहां लिख देता हूं। इसका एक फार्मूला होता है स्ट्रेन का, आप इसको दर्शा सकते हो। जैसे स्ट्रेस को P/A या F/A से दर्शाया था, इसको इस तरह से, चेंज इन लेंथ बटे में लेंथ, या आप इसको क्या कह सकते हो? L/A। ये भी सही है। ये क्या है? चेंज इन लेंथ है, और ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है? तो अगर इस तरह का फार्मूला है, तो यहां इसका चेंज इन लेंथ है बटे में ओरिजिनल लेंथ, या फिर छोटा एल बटे में बड़ा एल। ठीक है? ये छोटा एल है, ये बड़ा एल है, तो ये चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है। क्लियर? तो दोनों ही फार्मूले सही हैं, आप दोनों अच्छी तरह से देख लें। जो भी आए आप इसको हल कर सकते हैं, सही लगा सकते हैं निशान। तो ये था विकृति। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंग मॉड्यूल। क्या है? यंग मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूल, दोनों एक ही बात है। यंग्स मॉड्यूल ये भी कह सकते हो आप, या फिर इलास्टिसिटीज मॉड्यूल, दोनों एक ही बात है। यंग्स मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूल, इसकी परिभाषा क्या है? हुक के नियमानुसार, हुक के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लचीलापन की सीमा में, लचीलापन की सीमा में दबाव तथा तनाव अनुपाती होते हैं। ठीक है जी? क्या कह रहा है? दोबारा से समझिए इस बात को। मैंने आपको ये भी बताया है कि यंग्स मॉड्यूल कह दो या फिर इलास्टिसिटी मॉड्यूल कह दो, दोनों एक ही बात है। हुक का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के लचीलापन की जो सीमा होती है, उसमें उसका दबाव और तनाव दोनों अनुपाती होते हैं। इट मीन्स दबाव बटे में तनाव, मतलब स्ट्रेस
बटे में स्ट्रेंथ, दोनों अनुपाती हो गए। बराबर में कोई स्थिरांक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? तो यही बात ये कह रहा है कि अनुपाती होते हैं जहां पे ये स्थिरांक या कांस्टेंट होता है। यहां पे ये जो स्थिरांक या कांस्टेंट है ये क्या कहलाता है? यंग्स मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूल। यहां पे ये जो स्थिरांक है यही क्या कहलाएगा? यंग्स मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूल। क्योंकि यहां पे इलास्टिसिटी मॉड्यूल है, इट मींस इसको बड़े ई द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बड़े ई के द्वारा। तो यहां स्थिरांक की जगह आप क्या लिख सकते हो? बड़ा ई भी लिख सकते हो। क्लियर? तो मैं यहां पे ये लिख दिया ई, स्थिरांक लिख दो या फिर बड़ा ई लिख दो, क्योंकि ई ही क्या होता है? यंग्स मॉड्यूल या इलास्टिसिटी। अब देखिए ई बराबर में दबाव का फार्मूला क्या था? पी बटे में ए, और तनाव का क्या था? चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। तो ये इलास्टिसिटी का फार्मूला बन जाता है। दोनों का अलग अलग लिख दीजिए, पहले दबाव का फिर तनाव का। गुणा करके लिखना है तो आप गुणा करके लिख दो, वरना यही तक छोड़ दो, ये भी सही है। तो ये था यंग्स मॉड्यूल या इलास्टिसिटी मॉड्यूल। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि इसकी इकाई और बताइए मुझे। इकाई क्या है? जो यंग्स मॉड्यूल है, जो इलास्टिसिटी मॉड्यूल है, इसकी इकाई क्या है? आप बताओ क्या होगा? यहां क्या आएगा? न्यूटन। यहां क्या आएगा? प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दबाव का ये होता है। और तनाव की कोई इकाई होती है? कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसकी यही इकाई बनेगी जो दबाव की इकाई होती है, क्योंकि तनाव की तो कोई इकाई होती नहीं। हम इसकी इकाई लिखेंगे, इसकी इकाई होती है ये, और ये इकाई होती है दबाव की। तो यंग्स मॉड्यूल की और दबाव की दोनों की समान इकाई होती है, दोनों की एक जैसी इकाई होती है। ये था इलास्टिसिटी पार्ट 1। अगला पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊंगा और इनके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पूरी समझ में आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।